हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों BA थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो गृह विज्ञान से बिलोंग करते हैं यानी होम साइंस से। उनके लिए आज का जो पेपर होगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आने वाले जो आपके पेपर हैं उसमें बहुत ही लाभकारी होगा। इसमें हम बात करेंगे जो आपका नया पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर लेते हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पे बैक टू बैक वीडियो आपको दिया आ रहा है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें और पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जहाँ तक दोस्तों हमारा ये लक्ष्य है कि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्लास की तरफ। अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता रहे और हमारे पुराने छात्र छात्राएं एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्लास की तरफ। तो दोस्तों आपका इस तरीके से आपका मॉडल पेपर रहेगा। मॉडल पेपर में आपका BA थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान यानी होम साइंस है। प्रश्न पत्र आपको पता ही है, इसमें प्रश्न पत्र आपका दे रखा है कि उन्नत पोषण एवं मानव विकास। तो ये आपका तो इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा। इसमें आपका खंड आ से केवल आपको सभी खंड आ से सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। तो इस तरीके से आपको सारे पेपर तैयार करने हैं। पहले का फर्स्ट प्रश्न है आपका कि नैतिकता से क्या आशा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा था। इस वजह से मैं आपको हर वीडियो में नैतिकता के से क्या आशा है ये प्रश्न आपको मैं बार बार बताने का प्रयास करता हूँ और अच्छे से समझाने का भी प्रयास करता हूँ। इसमें आपका आता है कि जो भोजन की होते हैं सिस्टम्स, उसमें आपको उस नैतिकता के बारे में यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि नैतिकता एक ऐसी मानसिक वृत्ति है जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को नैतिक व चारित्रिक मूल्यों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देती है। यानी कि कोई भी कार्य अगर हम सच्चे ढंग से करते हैं, उसको हम सुनिश्चित रूप से करते हैं, यानी किसी भी परिस्थिति को अगर हम तो इसे हम नैतिकता के रूप में देखते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है कि नैतिकता एक अर्जित गुण है जो परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस और समाज द्वारा सीखा जाता है। तो ये नैतिकता के अनुसार होता है, यानी कि कोई भी हम गुण अगर अच्छे से प्राप्त करते हैं तो उसे हम नैतिकता कहते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, सुपोषण। सुपोषण किसे कहते हैं, सुपोषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सुपोषण में लिखेंगे कि भोजन की वह मात्रा तथा प्रकार, जो भोजन की मात्रा होते हैं उसके प्रकार तथा जिसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व तो आवश्यक मात्राओं में हों, जिससे शारीरिक विकास उचित रूप से हो सके, शरीर सुविकसित, स्वस्थ एवं पुष्ट हो, जिससे शरीर विकास उचित रूप से हो सके, शरीर सुविकसित, स्वस्थ एवं पुष्ट हो, जिससे शरीर की कार्य क्षमता तथा मानसिक क्षमता में अभिवृद्धि हो, तथा जो शरीर को रोग रहित रखकर दीर्घ आयु प्राप्त करने में सहायक हो। तो इसे हम सुपोषण कहते हैं। तो इस तरीके से सुपोषण के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका नैतिकता और उसका फिर आपका सुपोषण। तो ये बैक टू बैक प्रश्न आपका बहुत ही लाभदायक प्रश्न है जो आपके सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है तीसरा प्रश्न, उपचारात्मक आहार। उपचारात्मक आहार किसे कहते हैं। इसमें लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश बीमार पड़ जाता है या उसे चोट लग जाती है अथवा संक्रामक रोग से हो जाता है या चयापचय से बाधा आ जाती है, तो उस समय रोगी के शरीर पौष्टिक तत्वों को शोषित करने की क्षमता भी कम हो जाती है तथा तत्वों की आवश्यकता में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आहार में कुछ परिवर्तन करके उसके आहार को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे रोगी को शक्ति तथा क्षमता प्राप्त हो तथा रोग का उपचार भी हो सके। किसी व्यक्ति को रोग की स्थिति में अथवा रोग के बाद स्वस्थ लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे हम उपचारात्मक आहार कहते हैं। फिर आता है संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं। संवेगात्मक विकास में लिखेंगे कि नवजात शिशु संसार में असहाय एवं शक्तिहीन प्राणी के रूप में जन्म लेता है। उनको अपनी सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। इस अवस्था में भी बालकों के अंदर कुछ संवेगों का प्रादुर्भाव हो जाता है, जैसे क्रोध हो गया, भय हो गया, प्रेम। तो ये आपके संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। जैसे क्रोध हो गया, आपका क्रोध भी आता है, भय हो जाता है यानी कि डर,
और प्रेम, जो प्रेम संबंधित सारी चीज़ें होती हैं, ये जैसे माता पिता का प्रेम हो गया, उसके बाद में फिर फ्रेंड का प्रेम हो गया, उसके बाद में फिर जिससे जैसे जिसका जो जैसे जो होता है सारी चीज़ें उनका अलग अलग अपना प्रेम का होता है। और डर, जैसे टीचर से डर लगता है, फिर माता पिता से भी डर लगता है, उसके बाद में फिर और लोगों से। तो जैसे जैसे डर होता है तो क्रोध, भय, डर, क्रोध, भय और प्रेम, ये 3 चीज़ें आपका संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर शैशवावस्था में बालक अपनी ईर्ष्या की भावना को रोकर, हाथ पैर पटक कर, बाल खींच कर, कपड़े फाड़ कर अपनी ईर्ष्या का भाव कपड़े फाड़ कर जमीन पर लौट कर प्रदर्शित करता है। लेकिन बाल्यावस्था में यह बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करके अथवा रोकर उसको व्यक्त करता है। और किशोरावस्था में ईर्ष्या की भावना कभी कभी प्रतिशोध में बदल जाती है। जैसे मैकडूगल स्टाउट तथा अन्य मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संवेग में क्रियात्मक वृत्ति रहती है। भाव जब संवेग का रूप धारण कर लेते हैं तो उनका वेग व्यक्तियों की क्रियाओं में अभिव्यक्त होने लगता है। तो ये आ जाता है संवेगात्मक विकास के अंतर्गत। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न कि पूर्व शालेय अवस्था में पोषण कैसे किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5वां प्रश्न है। अब इसमें लिखेंगे पूर्व शालेय में कि देश की समृद्धि की बुनियाद शिशु एवं बालक की स्वस्थता पर टिकी हुई है। अतः पूर्व शालेय बालकों को पोषण की दृष्टि से देखना आवश्यक होता है। इस अवस्था में प्राप्त पोषण तथा अन्य परिस्थितियाँ उनकी भविष्य निर्माणक होती हैं। पूर्व शालेय अवस्था विकास के बालक के एवं वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। शैशवावस्था के उपरांत पूर्व प्राथमिक बच्चे का स्वस्थ एवं विकास उचित पोषण पर ही निर्भर करता है। उचित पोषण से तात्पर्य समस्त भोज्य तत्वों की निर्धारित मात्रा से है। पौष्टिक तत्वों की मात्रा भोज्य पदार्थों की विशिष्ट मात्रा से प्राप्त करनी पड़ती है, अन्यथा बालकों में रोग का संक्रमण होना, वृद्धि एवं विकास में कमी दिखाई पड़ना, चेहरे पर उत्साह और तेज न रहना आदि कई समस्याओं का उत्पन्न करता है। तो ये पूर्व शालेय अवस्था आ जाती है। उसका फिर आपका आता है 6वां प्रश्न कि विकास से आप क्या समझते हैं। अब इसमें लिखेंगे विकास से आप क्या समझते हैं। इसमें लिखेंगे कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। हरलाक जी के अनुसार कहा गया है, यानी कि हरलाक महोदय जी के अनुसार कहा गया है कि विकास एक निरंतर विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं, इसका तात्पर्य सुव्यवस्थित तथा परिवर्तन से है, जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। मुनरो जी ने विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जानी जाती है। तो ये आता है आपका विकास के बारे में। फिर फेटल एल्कोहल सिंड्रोम। फेटल एल्कोहल सिंड्रोम किसे कहते हैं। अब फेटल एल्कोहल सिंड्रोम में लिखेंगे कि जो महिलाएं गर्भावस्था में एल्कोहल का सेवन करती हैं, इनके बच्चे में फेटल एल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है, जिससे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि जब कोई भी महिलाएं गर्भावस्था में हों तो उनको एल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके बच्चे पे दुष्प्रभाव हो जाता है और मानसिक रूप से वो बीमार हो जाते हैं और उन पीड़ित हो जाते हैं मानसिक रूप से। तो इस तरीके से फेटल एल्कोहल सिंड्रोम के बारे में आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है इसमें नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भोजन की परिभाषा बताइए। भोजन की परिभाषा किसे कहते हैं। अब इसमें लिखेंगे भोजन की परिभाषा वह पदार्थ जो ठोस एवं तरल, जिनको कोई व्यक्ति अथवा प्राणी अपने मुख द्वारा शरीर में ग्रहण करता है तथा वह शरीर में जाकर शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करता है, इसे भोजन कहते हैं। तो भोजन का मुख्य रूप यही होता है, यानी कि भोजन किसे कहते हैं, भोजन की परिभाषा यही होता है। उसके बाद फिर आपका आता है अतरंग मित्र। अतरंग मित्र किसे कहते हैं। अब इसमें लिखेंगे अतरंग मित्र जब किशोर एक या दो ऐसे मित्र बनाता है जिनकी रुचियां एवं योग्यताएं समान होती हैं,
ये एक दूसरे के पूर्ण विश्वास करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को आदर करते हैं और अपने राज की बातें भी साझा करते हैं। तो ऐसे मित्र को हम अंतरंग मित्र कहते हैं। जैसे कोई भी बात अपने फ्रेंड्स को बताते हैं तो या कोई भी आप अपने मित्र को कोई भी चीज़ें अपने आप को एक रूप से विश्वास भी करते हैं और एक दूसरे को अपने भाई के तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये होता है अतरंग मित्र। तो इसी को बोलते हैं हम अतरंग मित्र। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न 10वां प्रश्न है कि साथी समूह दबाव किसे कहते हैं। साथी समूह दबाव इसमें लिखेंगे जब मैत्री समूह के लोग मित्र को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं या कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं तो इसे साथी समूह दबाव कहते हैं। साथी समूह दबाव दो रूपों में दिखाई देता है। कौन कौन से? पहला तो आपका आता है सकारात्मक और दूसरा आता है नकारात्मक। तो ये होता है साथी दबाव समूह। उसका फिर नेक्स्ट आपका आता है यानी कि खंड आ से हमने आपको सारे प्रश्न बता दिया। खंड आ के ये सारे प्रश्न थे जो आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग के अनुसार ही मैं आपको सारा चीज़ पढ़ाता रहता हूँ कि आपको टाइम का भी ख्याल रहे। यानी कि 11 मिनट में आपको सारे प्रश्न हमने आपको सारा चीज़ क्लियर करवा दिया। तो इससे इस तरीके से लिखने भी हैं आपको, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से लिखने भी हैं। उधर भी खंड बा आता है। खंड बा में केवल आपको 5 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 2 शब्दों में देना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए। अब खंड बा में आपका दूसरा प्रश्न है कि आहार नियोजन के लाभ बताइए। अब आहार आयोजन में लिखेंगे आप लोग कि आहार आयोजन के प्रमुख लाभ अग्रलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। इसमें आपका फर्स्ट नंबर पे आता है। अब फर्स्ट नंबर पे आप लिखेंगे कि आहार आयोजन द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता के साथ साथ उनकी रुचि का भी ध्यान रखा जाता है। भोजन के रंग, रूप, स्वाद और पकाने की विधियों में विभिन्नता उत्पन्न करके परिवार के सदस्यों की भूख बढ़ती है तथा भोजन बहुत स्वादिष्ट हो जाता है जिससे वह रुचिपूर्वक ग्रहण किया जाता है। और फिर आपका सेकेंड नंबर आता है कि आहार आयोजन द्वारा किसी व्यक्ति, परिवार अथवा संस्था की आवश्यकता के अनुरूप आहार दिया जाता है और उनकी उचित पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है। आहार नियोजन के द्वारा व्यक्ति की पसंद और आदत के अनुरूप भी आहार दिया जाता है। फिर थर्ड नंबर पे आपका आता है। थर्ड नंबर में लिखेंगे कि आहार आयोजन द्वारा धन का भी सदुपयोग किया जाना संभव है। निम्न एवं मध्यम वर्गों के परिवार के आहार आयोजन द्वारा पौष्टिक व सस्ते आहार भी शामिल किए जा सकते हैं। उसमें फिर फोर्थ नंबर पे आता है कि आयोजन द्वारा समय के सदुपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक समय के भोजन के समय यही सोचना नहीं पड़ता कि किस समय व्यक्ति के लिए क्या बनाना है, जिससे व्यर्थ के मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है तथा इस आयोजन द्वारा समय के भी बचत होता है। फिर 5 नंबर पे आता है कि 5th नंबर पे आएगा आपका कि आहार आयोजन करने से तीनों आहार संतुलित एवं व्यवस्थित किए जा सकते हैं। अन्यथा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक आहार में तो बहुत अधिक खा जाता है और दूसरा आहार बिल्कुल उपेक्षित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका 6 नंबर आता है। 6 नंबर में फिर आपको लिखना है कि आहार आयोजन द्वारा कार्य का सरलीकरण किया जा सकता है और पूर्ण रूप से योजना बनाने से एक और तो शक्ति का उचित बचत होती है तथा दूसरी ओर कम समय में अधिक कार्य होना संभव होता है। उसमें फिर 7th नंबर में आता है कि आहार आयोजन का विभिन्न रोगों में बहुत अधिक महत्व है। यदि रोग के अनुसार आहार के आयोजन नहीं किया जाए तो एक और तो रोगी के रोग में तीव्रता उत्पन्न हो जाती है और दूसरी ओर रोगी तत्काल स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पाता। अतः रोगी के अनुसार ही आहार का आयोजन करना आवश्यक एवं लाभप्रद है। तो ये आपका आ गया आहार आयोजन के लाभ। उसके बाद फिर आपका आता है तीसरा प्रश्न कि पौष्टिक तत्व से क्या तात्पर्य है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि पौष्टिक तत्व, हेडिंग डालेंगे आप लोग पौष्टिक तत्व। इसमें लिखेंगे आप लोग कि भोजन के अंदर विद्यमान वे समस्त पौष्टिक तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर के रोगों से रक्षा करने का तात्पर्य यानी कि करने का कार्य करते हों, पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन के अंदर पाए जाने वाले इन समस्त पोषक तत्वों को हम 6 समूहों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे तो आपका आता है
प्रोटीन तथा अमीनो एसिड। सेकेंड नंबर पे आपका आता है, सेकेंड नंबर पे आपका आएगा श्वेतासार जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। फिर थर्ड नंबर पे आपका आएगा वसा तथा वसीय अम्ल। और फिर फोर्थ नंबर पे आपका है खनिज लवण। और फिर 5 नंबर पे आएगा विटामिन। छठे नंबर पे यानी 6 नंबर पे आपका आएगा जल। तो ये सारे आपके पौष्टिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। यानी कौन से? प्रोटीन, जैसे हम प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, उसके फिर श्वेतसार, उसका फिर वसा तथा अम्लीय वसीय अम्ल, और फिर आपका आएगा खनिज लवण, विटामिन और जल। ये समस्त पोषक तत्व स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते, ये एक दूसरे को सम्मिलित प्रयोग से कार्य करते हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। कुछ भोज्य पदार्थ एक विशेष तत्व के उत्तम स्रोत होते हैं, तो कुछ इस तत्व की कमी पाई जाती है। ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर में ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों के माध्यम से पहुँचते हैं। हमारे भोजन में दूध और दूध से बने पदार्थ, जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया आदि विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, साग सब्जियां, मछली, अंडा आदि का प्रयोग किया जाता है। ये समस्त पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को जुटाने का कार्य करते हैं। ये पोषक तत्व आपस में मिलकर अनेक रासायनिक क्रियाएं करके विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। भोजन में पोषक तत्वों का संतुलित समावेश शरीर का वृद्धि, विकास एवं कार्यशीलता को नियंत्रित करता है। साथ ही इस शरीर का रोग प्रतिरोध क्षमता की विकास करता है। इन पौष्टिक तत्वों को भोजन के विशिष्ट अवयव के नाम से भी पुकारा जाता है। यह एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा एक अन्य पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। यह तत्व है जो सेल्यूलोज, जिसे हम कहते हैं रॉक। इसका हमारे शरीर में कोई पोषक मूल्य नहीं है, फिर भी यह शरीर में मल का गति प्रदान करता है तथा आंतों में क्रमांकुचन की गति को सामान्य बनाए रखता है। यह पौष्टिक तत्व हमारे सब्जियों एवं फलों के छिलके, साबुत दालों और अनाजों के ऊपरी परत में व चोकर आदि से प्राप्त होता है। जानवरों में इस तत्व का अपना पृथक ही पौष्टिक महत्व होता है, क्योंकि उनके शरीर में इसे पचाने वाला एंजाइम उपस्थित होता है, अर्थात जानवरों का मुख्य भोजन ही राफेज होता है। तो ये होता है पौष्टिक तत्व। उसका फिर आपका आता है चौथा प्रश्न, यानी कि 4th नंबर पे, कि किशोरावस्था की समस्याएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी आपका है, किशोरावस्था की समस्या। अब आपका आता है किशोरावस्था की समस्याएं। इसमें लिखना है कि किशोर में तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन होता है। माता पिता तथा समाज के अन्य वयस्कों की अपेक्षाएं बदल जाती हैं, जिससे किशोर भ्रमित हो जाते हैं। समुचित वातावरण न मिलने से उनके व्यवहार में विकार आ जाते हैं तथा वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। पहले इनकी 1st नंबर पे आता है कि भोजन संबंधी परेशानी। इसमें आपका आता है 1st नंबर पे कि भोजन संबंधी परेशानी। 1st नंबर पे ये आपका लिखेंगे इसमें कि किशोर अपने आप को अकेला एवं उपेक्षित समझने लगते हैं तथा दूसरों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में खाने लगता है और मोटा होने लगता है। डांटे जाने पर तनाव की स्थिति में आ जाता है। उसका फिर 2nd नंबर पे आपका आता है कि व्यक्तिगत समस्याएं। इसमें लिखेंगे कि किशोर किशोरियां ने अपने रंग, रूप, मोटापा, कद, नाक, कपड़े इत्यादि को लेकर नाना प्रकार के नकारात्मक भाव पाए जाते हैं, जिससे वे चिंतित हो जाते हैं। फिर 3rd नंबर पे आता है आत्मघाती प्रवृत्तियाँ। लिखेंगे फिर आत्मघाती प्रवृत्तियाँ। ये इसमें लिखेंगे कि कई किशोरों को सामाजिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। वे अपने हम उम्र के दोस्ती करने में अक्षम होते हैं कि ऐसी स्थिति में वे स्वयं को उपेक्षित व अकेला समझते हैं और सोचते हैं कि कोई उन्हें प्यार नहीं करता है तथा वे अवसाद एवं नकारात्मक सोच की स्थिति में आत्मघात कर बैठते हैं। फिर 4th नंबर पे आता है, यानी कि 4th नंबर पे कि सामाजिक समस्याएं। इसमें लिखेंगे किशोर पारिवारिक व सामाजिक उत्सव में भाग लेने
ना पसंद नहीं करते। वे विपरीत लिंगी लोगों के साथ रहने में हिचकते हैं कि कोई उनका मजाक न उड़ाए। फिर 5th नंबर पे आता है शारीरिक समस्याएं। किशोरावस्था में तीव्र से शारीरिक परिवर्तन होता है। किशोरियाँ अपने शरीर के साथ सामंजस्य बैठाने में असमर्थ होती हैं। वह अपनी समस्या बताने में हिचकिचाती हैं। शारीरिक परिवर्तन में से वे कई बार शर्म महसूस करती हैं तथा उनमें छिपाने से अधिक प्रयास करती हैं। धार्मिक रीति रिवाज और अंधविश्वास लड़कियों के लिए यानी कि यौनारंभ के समय, विशेषकर मासिक धर्म के समय गलत व्यवहार प्रस्तावित करते हैं, जिससे लड़कियों पर बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। अतः बच्चों के उपयुक्त ज्ञान प्रदान करना चाहिए तथा उनमें होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का स्वाभाविक बताकर उन्हें चिंता मुक्त करना चाहिए। तो ये आता है आपका, हो गया किशोरावस्था में समस्याएं। उसके बाद फिर आपका आता है 5वें नंबर पे, 5वां नंबर प्रश्न है आपका कि किशोरावस्था में साथी समूह के किस प्रकार है बताइए, यानी कि किशोरावस्था में साथी समूह के प्रकार बताइए। अब इसमें लिखेंगे किशोरावस्था के साथी समूह के प्रकार बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें लिखेंगे कि किशोरावस्था के साथी समूह के कई स्वरूप दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे तो आपका आता है अतरंग मित्र। फर्स्ट नंबर पे आता है अतरंग मित्र। इसमें लिखेंगे जब किशोर एक या दो ऐसे मित्रों का समूह बनाते हैं जिनकी रुचियाँ व योग्यताएं समान होती हैं, एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं, इनके कार्य व व्यवहार एक दूसरे से पर अमिट छाप छोड़ते हैं, इनके संबंध घनिष्ठ और संतोष प्रदान करने वाले होते हैं, तो सामान्य भाषा में लंगोटिया यार भी कहा जाता है। तो इसे अतरंग मित्र कहते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है टोली। टोली ये मित्र वे समूह होते हैं जिनमें सदस्यों की संख्या लगभग 2 से 12 तक की होती है। इसमें समान रुचियाँ व योग्यताएं वाले अतरंग मित्र समूह भी हो सकते हैं। ये सभी अपना अधिकांश समय एक साथ व्यतीत करते हैं। इनका अधिकांश समय साथ साथ घूमना फिरना, पढ़ना लिखना, मनोरंजन गपशप करने में बीतता है। इसमें समलिंगी व विषमलिंगी दोनों प्रकार के सदस्य हो सकते हैं। टोली के सदस्य एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हैं, एक दूसरे के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, समूह के सदस्यों को विचारों, आदतों और व्यवहारों का अनुकरण करते हैं। वे अपनी वेशभूषा, हेयर स्टाइल ठीक वैसा ही रखना पसंद करते हैं जैसा उनका मित्र करते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है गिरोह या दल, जिसे हम कहते हैं गिरोह या फिर उसे दल बोलते हैं। तो किशोरावस्था में मित्र समूह एक नया स्वरूप को देखने को मिलता है। किशोर कुछ ऐसे संगठित समूह बनाते हैं जिसमें विभिन्न सामाजिक क्रियाओं को अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। इस समूह में साथी सदस्यों का संख्या अधिक होती है और इनमें बहुधा ऐसे युवा जिनका सामाजिक समायोजन अच्छा नहीं होता है, वह अपना एक समूह बना लेते हैं। यह दल एक ही लिंग के होते हैं। ये अधिकांशतः समाज विरोधी कार्यों में लिप्त रहते हैं और वे अपने समूह के साथ उन लोगों के प्रति विरोधी की व्यवहार करते हैं जिनसे उनका समायोजन अच्छा नहीं होता है। तो ये आ जाता है आपका किशोरावस्था में साथी समूह के प्रकार। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है इसमें किशोर गर्भावस्था के लक्षण बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसमें लिखेंगे आप कि किशोर गर्भावस्था के लक्षण निम्नलिखित हैं। इसमें लिखेंगे वास्तव में किशोर गर्भावस्था यानी कि जिसे कहते हैं टीनेज प्रेगनेंसी के लक्षण महिलाओं की प्रेगनेंसी की तरह ही होती है, लेकिन फ़र्क बस इतना होता है कि किशोर उम्र की लड़कियों ये समझने में सक्षम नहीं होती कि वे गर्भवती हो गई हैं। आइए जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि बेटी किशोर उम्र में ही गर्भवती हो गई हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है कि अगर उसे समय पर मासिक धर्म ना आए तो यह किशोर गर्भावस्था के लक्षण हो सकता है। फिर सेकंड नंबर पे आता है कि यदि वह बार बार पेशाब जा रही हैं तो इस बात को ज़रूर नोटिस करना चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे आता है कि यदि उसके खाने पीने की आदतों में अचानक बदलाव दिखे, जैसे कि वह बहुत ज़्यादा खट्टा और नमकीन चीज़ें खाना शुरू कर दें। फिर फोर्थ नंबर पे आता है
कि उसे अचानक उल्टी या मितली महसूस होने लगे, हर चीज़ों से उसे गंध आने लगे और खाने की महक से वह परेशान हो जाएं। तो इस तरीके से उनमें लक्षण दिखाई देता है। फिर 5th नंबर पे आता है कि स्तन छूने पर अधिक कोमल महसूस हो, या स्तन में दर्द हो, या स्तन बड़ा और चौड़ा हो जाए। फिर 6 नंबर पे आता है कि अधिक थकान, कमजोरी महसूस हो, अधिक नींद आए और लेटने के बाद उठने का मन ना करे। फिर 7 नंबर पे आता है अचानक भूख बढ़ जाना और सब कुछ खाने के बजाय कुछ विशेष चीज़ें ही खाना। 8th नंबर आता है 8th नंबर पे 8th नंबर में अचानक से उसके मूड में बदलाव दिखना। तो ये सारी चीज़ें गर्भावस्था में लक्षण होते हैं कि जब हमारी, यानी कि इसमें जब आएंगी कि जब हमारी अपनी बेटियां बड़ी हो जाती हैं और वो गर्भावस्था में आ जाती है, तो ये सारे लक्षण उनमें आ जाता है। तो कुछ समझ नहीं पाती हैं कि किस तरीके से होता है, तो ये सारे लक्षण उनमें गुड़ आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है किशोरावस्था में भाषा को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें लिखेंगे किशोरावस्था में भाषा में विकास को स्पष्ट कीजिए। किशोरावस्था जन्मोपरांत मानव विकास का तृतीय अवस्था है, जो बाल्यावस्था को समाप्त के उपरांत प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था होने तक चलती है। यद्यपि व्यक्तिगत भेदों, जलवायु आदि के कारण किशोरावस्था की अवधि में कुछ अंतर पाया जाता है, फिर भी प्रायः 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अवधि किशोरावस्था कहा जाता है। भाषाओं का विकास इस अवस्था में संप्रत्यात्मक स्तर पर निर्भर करता है। किशोरावस्था में किशोर का शब्दकोश अधिक होता है, वे उच्चारण के प्रति सचेत रहते हैं, व्याकरण दोष कम होता है तथा प्रवाह अधिक होता है, कल्पना के प्रति भी सचेत रहते हैं, इसमें व्याकरण दोष कम होता है तथा प्रवाह अधिक होता है, कल्पना शक्ति के चिंतन का प्रभाव भाषा विकास पर पड़ता है, भावुकता का मिश्रण होने से भाषा में भाव सौंदर्य प्रतीत होता है। किशोरावस्था में बच्चे अपनी भाषा में को साहित्यिक बना लेते हैं। किशोर किशोरी में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में जो संवेग उत्पन्न होते हैं, उसमें उनकी कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है और वे कविता, कहानी और चित्र के माध्यम में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। किशोरावस्था में शब्दकोश भी विकसित होता है, वे कभी कभी गुप्त भाषा का भी प्रयोग करते हैं। वे भाषा कुछ प्रतीकों के माध्यम से लिखी जाती है, जिसको वे ही मानते हैं और उनका अपना कोड होता है। भाषा विकास प्रभाव उनके चिंतन पर भी पड़ता है। वाटसन ने इसे व्यवहार का एक अंग माना है। भाषा तो पशुओं के लिए भी आवश्यक है, वे भी भय, भूख और कामेच्छा का अंगिक एवं वाचिक क्रंदन से प्रकट करते हैं। फिर किशोर तो विकसित सामाजिक प्राणी है, वह भाषा को न केवल लिखकर अपितु बोलकर एवं उनके नाटकीय तत्व उत्पन्न करके वह भाषा के अधिगम को विकसित करता है। भाषा के माध्यम से किशोर की संकल्पनाओं का विकास होता है। ये संकल्पनाएं उसके भावी जीवन की तैयारी का प्रतीक होता है। भाषा के माध्यम से किशोर अनुपस्थिति परिस्थिति का वर्णन करता है और साथ ही साथ विचार विमर्श के माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। किशोरावस्था तक व्यक्ति जीवन में अपनी भाषा प्रयोग किस प्रकार किए जाते हैं, कैसे किया जाए और आदि रहस्यों का जान लेता है। किशोरावस्था में भाषा विकास में आदत एवं बुद्धि का प्रभाव स्पष्ट होता है। आदत एक प्रकार से चेतन, सजगता एवं अंतर्दृष्टि और की ओर संकेत करती है। इस क्षमता के कारण किशोर समस्याओं को परख करता है और उपयुक्त भाषा का प्रयोग करता है। यदि उपयुक्त भाषा नहीं मिलती तो वे उन्हें तोड़ मरोड़ कर नए भाषा का प्रयोग करता है, यानी कि नए शब्द कढ़ता है। यही उसकी वृद्धि, उनकी कल्पना और उसकी आदत या अभ्यास भाषा के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो ये था आपका 7वां प्रश्न। उसके बाद फिर आपका आता है खंडसा, इसमें आपका 50 शब्दों में देना है आंसर। 8वां प्रश्न है 5 शब्दों में देना है सभी। इसमें केवल आपको 2 प्रश्न अनिवार्य हैं लिखना, इसमें आपका टाइपिंग गलत हो गया। 8वां नंबर पूरक आहार क्या है, पूरक आहार देने की विधि बताइए। 9वां प्रश्न आता है कि स्कूल जाने वाले बालकों की पोषण संबंधी
आवश्यकताओं बताइए। 10वां प्रश्न कि आत्म अवधारणाएं से आप क्या समझते हैं। आत्म अवधारणा के प्रमुख घटक बताइए। फिर 11वां प्रश्न आता है कि मादक पदार्थों के उपयोग के दुष्प्रभाव की चर्चा बताइए। तो ये आपको मैं दो दो प्रश्न करके अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे कि आप लोग को पढ़ने में, लिखने में और समझने में आसानी होगी। क्योंकि लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर के प्रश्न हम आपको अलग से अपडेट करा देंगे और कराते रहते हैं, जिससे कि आपको समझने, पढ़ने, लिखने और उसके बाद में फिर उसको अपने सामने प्रकट करने का एक अच्छा अनुभव हो जाता है और अच्छे से आप समझ भी जाते हैं, लिखने में भी आप लोग समर्थ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा और अगली वीडियो तक आप लोग दोस्तों इंतजार करिए। अगली वीडियो में हम आपके साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पुराने छात्र छात्राएँ हैं तो उनको सारा चीज़ पता है। तो अब इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।